हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एडजॉइंट यानी सहखंडज आव्यूह। किसका सहखंडज आव्यूह? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सहखंडज आव्यूह फाइंड कर सकते हैं, अन्य किसी मैट्रिक्स का नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है। इनवर्स की बात रही तो देखिए, इनवर्स तो वैसे भी पीछे भी बताया गया है आपको, प्रारंभिक संक्रिया विधि के द्वारा इनवर्स कैसे निकाला जाता है। परंतु यहाँ पर हम एडजॉइंट की हेल्प से भी इनवर्स निकाला सीखेंगे, और भी कई तरीके हैं जिनसे इनवर्स निकाला जा सकता है। तो उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आव्यूह का सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या है इसकी परिभाषा? एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए जिसके एलिमेंट हैं स्मॉल ए आई जे का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। एक आव्यूह ये प्राप्त होता है। अब ये कौन सा आव्यूह है? यहाँ पर आव्यूह दिया गया, उसके अंतर्गत जो अवयव हैं वो कैपिटल ए आई जे हैं। तो कैपिटल ए आई जे कैसे मिलेगा? ये जो आव्यूह ए है, इसके का एलिमेंट क्या है? स्मॉल ए आई जे। तो स्मॉल ए आई जे के जो सहखंड मिलेंगे, देखिए सहखंड और आपको उप सारणिक पीछे बताया जा चुका है, यानी कि माइनर्स एंड कोफैक्ट्स। तो यहाँ पर जो कैपिटल ए आई जे है, ये कैपिटल ए आई जे इस स्मॉल ए आई जे का क्या हो गया? सहखंड हो गया। तो जो ये आव्यूह बनने वाला है यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं इस आव्यूह को आव्यूह ए के अवयवों के सहखंडों से बना हुआ ये आव्यूह है। ठीक है। इसका परिवर्त आव्यूह, तो अगर इसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो वो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी ए का सहखंडज आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ पूरी डिफिनीशन में। यहाँ कैपिटल ए आई जे क्या है? अवयव स्मॉल ए आई जे का सहखंड है, जो आपको बताया गया। और आव्यूह ए के सहखंडज को, ठीक है, सहखंड और सहखंडज अलग चीज़ है। सहखंड का मतलब हो जाता है किसी अवयव का सहखंड, यानी कोफैक्टर। ठीक है। और जब हम किसी आव्यूह का सहखंडज की बात करते हैं तो सहखंडज हो जाता है एडजॉइंट ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पर आव्यूह का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका बताया जा रहा है। और ये तरीका आपको पीछे बताया जा चुका है कि किसी भी अवयव का हम सहखंड कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कोफैक्टर क्या कैसे प्राप्त करते हो। तो थोड़ा सा हिंदी नाम में ज़रूर कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन में याद रखें कि ये है आपका कोफैक्टर और ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ए डी जे पूरा पूरा एडजॉइंट नहीं लिखा जाता है, सीधे शॉर्ट में आपका ए डी जे। और जिस भी आप व्यू का निकालना है, जैसे यहाँ ए का निकालना है तो हमने ए लिख दिया, बी का निकालना होता तो ए डी जे बी लिख दिया जाता, या जिसका भी निकालना है तो उसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक शॉर्ट वे बताया गया है इसको फाइंड करने का। हमारे पास देखिए 2x2 का अगर कोई आप व्यू है, देखिए 2x2 और 3x3 के ही क्वेश्चन हमारे सामने जनरली पूछे जाते हैं और आते हैं, सिलेबस में भी यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 3x3 की चर्चा की जा रही है। 2x2 और 3x3 में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया लगभग सेम वैसे ही रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि 3x3 में हमें थोड़ी ज़्यादा प्रक्रिया करनी पड़ती है और 2x2 वाले में कम प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है ए, जो 3x3 है, यानी 3 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें सभी में पहला जो अनुलग्नक है वो 1 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर पहला अनुलग्नक क्या है? 2 2 है, 2 2 2। ठीक है। और यहाँ पर थर्ड वाले में पहला अनुलग्नक की बात की जाए, सफिक्स की बात जाए तो 3 3 3 है। ठीक है। तो ये यही प्रदर्शित करता है कि ये फर्स्ट रो का है, ये सेकंड रो का है, ये थर्ड रो का। इसी प्रकार अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ जो सेकंड अनुलग्नक है यानी 1 1 1 है, यहाँ पर सेकंड अनुलग्नक 2 2 2 है, और यहाँ पर सेकंड अनुलग्नक 3 3 3, जो ये प्रदर्शित करता है कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताई जा चुकी हैं, तो लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है, रिवाइज कर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आव्यूह हमारे पास दिया गया। ठीक है। अब इसका एडजॉइंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका एडजॉइंट ये आ गया। अब करना क्या होगा? जैसे ये A11 है, ये A11 एलिमेंट है, इसका हम क्या निकाल लेंगे? सहखंड निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? सहखंड निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल A11। तरीका क्या है पीछे आपको बताया जा चुका है। ठीक है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट एलिमेंट है A12, इसका भी हम निकालेंगे तो A12 आ जाएगा। फिर A13, इसका A13 हो जाएगा। इसी प्रकार से A21, A21, A22, A22, A23, A23, इसी प्रकार से A31, A31, A32, A32, A33, कैपिटल A33, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन गया कि जिस प्रकार से जिस क्रम में जिस स्थान पर ये अवयव रखे हुए थे, ठीक उसी स्थान पर हमने क्या कर दिया, इन अवयवों के संगत कोफैक्टर्स को रख दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिख दिया गया, का परिवर्तन, यानी होल डैश लगा सकते हैं आप यहाँ पर, चाहे का परिवर्तन लिख दीजिए या होल डैश लगा दीजिए या टी लिख दीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स परिवर्तन व्यू। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए परिवर्तन निकालने में क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये R1 के मेथड, ठीक है, A11, A12, A13। तो अब यहाँ पर देखिए C1 में आ गया है A11, A12, A13। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है आपका R2 है, A21, A22, A23, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये आंसर है, ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक आपको सिस्टमेटिक वे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टिप्पणी की गई है जो कि 2/2 के, अभी हमने कहा था ना कि 2/2 और 3/3 में कोई विशेष अंतर नहीं है, प्रक्रिया लगभग सेम है। लेकिन 2/2 के केस में एक और अच्छाई ये है कि इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। हालांकि शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने कभी कभी जल्दबाजी में करना है या फिर कहीं आपको आंसर चेक करना, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2/2 कोटि का एक वर्गाव्यूह है, A11, A12, A21, A22 इसके एलिमेंट्स हैं का सहखंड, सहखंड यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए सीधे सीधे आप यहाँ पर ए का सहखंडज पे आ जाइए, ध्यान दीजिए। अब इसके सहखंडजों में होगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो जो ये एलिमेंट होंगे, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, इनको आपस में बदल दिया जाएगा। तो ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पर ये A11 था, A22 था, तो ये A22 इधर आ गया, A11 इधर आ गया, ठीक है। और जो जैसे अगर हम इधर की बात करें, इनकी बात करें, तो ये A11, A12 ये, ठीक है। तो ये वैसे ही रहेंगे A12, A21, ठीक है, ये वैसे ही हैं। ये सॉरी A21 है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, A21 है। लेकिन क्या अंतर क्या हो रहा, अंतर केवल इतना हो जाएगा आपका कि ये देखिए प्लस का है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का, देखो प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, यानी कि साइन चेंज कर देना है। तो आप शॉर्ट तरीके में आप याद कर सकते हैं कि इनका क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, और इनको क्या करना है, परस्पर बदल देना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको फेयर में या फिर अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है केवल स्पेशली एडजॉइंट ऑफ ए ही ज्ञात करने के लिए, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप पूरी विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इन्हीं पर आधारित जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, डिफिनीशंस हैं, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आव्यूह ए n कोटि का एक आव्यूह है, n कोटि का आव्यूह मतलब n/n है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, पहली बात तो यहाँ देखिए, यानी किसी भी आव्यूह और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। आप जानते हैं कि वैसे भी कभी भी ए बी इक्वल टू बी ए नहीं कहा जाता है, ये कोई जनरल नियम नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आव्यूहों के गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि अगर हम किसी आव्यूह में उसी के एडजॉइंट ए के साथ में अगर हम प्रोडक्ट करें, तो उसका क्रम विनिमय नियम, देखिए यहाँ क्रम बदल दिया गया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों क्या इक्वल हैं। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, इसके इक्वल हैं। अब ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पर एक सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं और बगल में आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, देखिए ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का सारणिक है, और आई क्या है, तत्समक आव्यूह है, ठीक है।
कोटि क्या होगी, जो कोटि n की a की होगी अर्थात n है यहाँ पर, तो i की भी कोटि क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसको कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एक प्रूफिंग करके भी दिखाया जा रहा है, हालांकि सत्यापन लिखा हुआ लेकिन एक प्रकार के प्रूफ है। अगर एग्ज़ाम में आपको केवल प्रूफ करने के लिए आता है तो आप इस रिजल्ट को एग्ज़ाम में वहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, सत्यापन के लिए आएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई अलग से आपको आप व्यू बताया जाएगा जिसमें संख्यात्मक मान दिए होंगे, तो भी हम कुछ ऐसी ही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर जैसे आपको अभी पीछे बताया जा चुके हैं 3/3 कोटि का एक वर्गाव्यूह है और इसका एडजॉइंट आपने ये फाइंड कर लिया। पीछे तरीका भी बताया जा चुका है, उस विशेष यहाँ पर प्रोसेस में नहीं जाते हैं, यहाँ केवल हम इतना समझ लेते हैं कि इनका ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अगर ए आ गया तो हमने यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, क्योंकि एक पंक्ति या स्तंभ, चाहे पंक्ति की बात करें या स्तंभ की बात करें, चलिए हम पंक्ति की बात करते हैं। क्योंकि एक पंक्ति के अवयवों का संगत सहखंडों का गुणा का योग डिटरमिनेंट ऑफ ए के समान होता है। अगर हम देखिए ये प्रॉपर्टी आपको जब आपको अभी कोफैक्टर्स और माइनर्स बताया जा रहा है तो वहाँ पर बताया गया था कोफैक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी बताई जा रही थी कि किसी भी रो की अगर हम बात करते हैं, अब ये रो के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं रोज के एलिमेंट्स का हम क्या निकालें, कोफैक्टर्स निकालें, यानी कि सहखंड निकालें और इन्हीं के साथ गुणा करें, फिर प्लस करें यहाँ पर, फिर इसका इसी में गुणा कर दें, फिर प्लस करें, इसका जो सहखंड मिलेगा इसी के साथ गुणा करके फिर प्लस कर दें, तो जो आता था वो क्या प्राप्त होता, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्राप्त हो जाता। तो वहीं पर आपको ये भी प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रो एलिमेंट्स R1 के ले रहे हैं और जो सहखंड प्राप्त करें वो R2 के प्राप्त कर लें या R3 के प्राप्त कर लें और फिर यही प्रक्रिया को दोहराएं, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि एक पंक्ति या फिर स्तंभ, चाहे पंक्ति की बात करें चाहे स्तंभ की बात करें, दोनों में लागू है, के अवयवों का संगत सहखंडों की गुणा का योगफल, गुणनफल का योगफल डिटरमिनेंट ऑफ ए के समान होता है, अन्यथा शून्य हो जाता है, अन्यथा शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको बात को हम इसी बात का प्रयोग करते हैं यहाँ पर इस ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन करके, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ज़रा ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, याद कीजिए जब आपको पीछे सिखाया गया था कि दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। आप जानते हैं इसका इन अवयवों का गुणा कहाँ होगा, इनके साथ में, ध्यान दीजिएगा, तब आपको ये एलिमेंट आएगा यहाँ वाला। देखिए A11 का मल्टीप्लिकेशन A11, A12 A12, A13 A13। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाता है। फिर देखिए जब हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी का मल्टीप्लिकेशन इनके साथ में। ठीक है, यानी A11 का A21 के साथ में, A12 का A22 के साथ में, A13 का A23 के साथ में। दरअसल 21 22 23 21 22 23 कि ये R2 के सहखंड है और ये क्या एलिमेंट कहाँ के हैं, R1 के हैं, ये R1 के हैं और ये R2 के सहखंड हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करके योगफल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी इसमें करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर विशेषता दिखाई नहीं जा रही हैं। आप इतना समझ लीजिए इसको कि जो मुख्य विकर्ण होंगे वहाँ पर आपका सभी जगह डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सभी जो अवयव हैं उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और अन्य जगह पर आपका 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि ऑब्व्यू में अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो पूरे ऑब्व्यू से एक साथ कॉमन आ सकते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में तो हमें
पंक्ति वाइज या फिर कॉलम वाइज कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी नियम के तहत हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लिया, तो पूरे ऑब्यू से एक साथ कॉमन आ गया। यहाँ 1 1 1 आ जाता है, यहाँ 0 0 0 0 0 प्राप्त हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि ये किसके इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि तत्समक ऑब्यू कैपिटल आई के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं दूसरा पार्ट जो है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसको भी दर्शाया जा सकता है। तो अर्थाह किसी हम ये बात सत्यापित यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिभाषा एक बताई जा रही है। परिभाषा है कि यदि एक वर्ग ऑब्यू ए है, अभ्युत्क्रमणी ऑब्यू कहलाता है, यानी सिंगुलर कहलाता है। ए क्या है, अभ्युत्क्रमणी यानी कि सिंगुलर कहलाता है। तो वो कब कहलाएगा, यदि कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए। यदि किसी भी वर्ग ऑब्यू का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो वो क्या कहलाएगा, अभ्युत्क्रमणी कहलाएगा, अर्थात सिंगुलर कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्यू दिया गया है, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो यहाँ पर 1 2 4 8, तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, सांडिक शून्य है। अतः क्या है, ए क्या है, व्युत्क्रमणी यानी अव्युत्क्रमणी। ठीक है, व्युत्क्रमणी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगली डिफिनीशन में है कि एक वर्ग ऑब्यू ए व्युत्क्रमणी यानी कि नॉन सिंगुलर कहलाता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये आपका एक ऑब्यू दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट निकाला गया तो कितना आ जाता है, -2, जो कि 0 तो है नहीं, इसलिए ये क्या है, व्युत्क्रमणी। ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रमेय, अभी जो प्रमेय यहाँ बताई जा रही है उनका प्रूफ नहीं बताया जा रहा है, केवल प्रमेय यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्योंकि केवल प्रमेय का ही है, बाकी सिलेबस में आपकी इनका प्रूफ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ कि यदि ए और बी दोनों ही एक ही कोड के व्युत्क्रमणी हों, ऑब्यू हों, तो ए बी और बी ए भी उसी कोड के व्युत्क्रमणी ऑब्यू, यानी ए भी व्युत्क्रमणी हो, बी भी व्युत्क्रमणी हो, तो ए बी भी व्युत्क्रमणी होगा और बी ए भी व्युत्क्रमणी होगा, और जाहिर सी बात है कि कोड तो वही होगी। ठीक है, प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है कि ऑब्यूहों के गुणनफल का सारणिक, ऑब्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी थ्योरम है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कहने का मतलब क्या है कि ए बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए भी अलग मैट्रिक्स है, बी भी अलग मैट्रिक्स है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है और सेम कोड के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी एक ही कोड के वर्ग ऑब्यू हैं, ए बी फाइंड किया गया, उसकी कोड भी ए और बी के ही समान रहेगी। तो अगर हम ए बी का सारणिक का मान निकालते हैं तो वो ये आ गया, ए के सारणिक का मान ये है, बी के सारणिक का मान ये है। तो ए और बी के सारणिकों के मान का गुणनफल किसके बराबर होगा, ए बी के सारणिक के मान के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्पणी दी गई है जिसको जानना आवश्यक है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अभी हमने देखा ही इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जिसका प्रसारित रूप ये है। अब अगर हम एक काम यहाँ कर ये करें कि दोनों पक्षों में, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों पक्षों में क्या कर लें, सारणिक ले लें, यानी दोनों पक्ष, चूंकि दोनों इधर देखिए ये भी एक ऑब्यू है, वर्ग ऑब्यू है, ये भी वर्ग ऑब्यू है, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सारणिक ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ, अभी देखिए पूरे का होगा यहाँ पर, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अब आप देख सकते हैं, अभी अभी देखिए पीछे में हमने बताया था कि देखिए जब ऑब्यू में कोई चीज़ कॉमन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, उससे कॉमन कर लेते हैं, तो एक साथ पूरे में कॉमन आ जाता है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है, सारणिक में हमें उसे प्रत्येक रो से या फिर प्रत्येक कॉलम से कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चाहे ये समझ लीजिए कि प्रत्येक रो से कॉमन कर लिए या फिर प्रत्येक कॉलम से कॉमन कर लिए, चूँकि तीनों में एक ही, दोनों स्थितियों में एक ही चीज़ आएगी, तो कितने बार कॉमन हो जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ये आ रहा है। अब ये यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है
उसमें देख सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0, जिसकी वैल्यू 1 ही आएगी अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया जाए, क्योंकि ये डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू 1 के इक्वल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इधर भी एक परिवर्तन किया जा रहा है। क्या परिवर्तन किया गया, इसी प्रमेय नंबर 3 का इस्तेमाल किया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर भी तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अब इस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को अगर हम उधर पक्षांतर कर दें तो उधर क्यूब है, इधर अपॉन में एक रहेगा तो घात कम हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चूंकि आव्यूह ए जो है वो 3 कोटि का था, आव्यूह ए कितने कोटि का था, 3 कोटि का था। यहाँ देख सकते हैं 3 ही कोटि का है ना, 3 कोटि का था, तो इसीलिए आव्यूह ए के एडजॉइंट के सारणिक की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको व्यापक रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे 3 कोटि का था तो यहाँ पर घात में कितना आया, 2 आया, मतलब एक घात कम हो जाती है। तो व्यापक रूप में इसको कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह ए हो, यानी ए क्या है, n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1, यानी एक घात कम हो जाएगी। अब यहाँ देखिए प्रमेय नंबर 4 है, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय है। यानी यदि और केवल यदि का मतलब 2 तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा आपको। भाई एक बार हम देखें कि ए व्युत्क्रमणीय है तो फिर ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और यदि फिर दूसरा हो जाएगा ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो फिर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया जा रहा है। देखिए हमने दिखा यहाँ पर कि मान लीजिए कि n जो कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए है, यानी हम इसको पहले ये कंडीशन ले रहे हैं, ये व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, और n कोटि का तत्समक आव्यूह आई है, तब n कोटि के वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा। देखिए जब हम ये कहते हैं कि a जो है व्युत्क्रमणीय है, a क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। ये तो आपको देखिए मैट्रिक्स वाइज चैप्टर में बताया जा चुका है, जहाँ पर आपको प्रारंभिक संक्रिया विधि इन्वर्स निकालना बताया गया था। वहाँ पर ये चीज़ बताई जा चुकी है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होने का अर्थ है कि ए और बी दोनों ही एक दूसरे क्या हैं, व्युत्क्रम, यानी इन्वर्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ कह दिया है कि नहीं ए व्युत्क्रमणीय है, अर्थात व्युत्क्रमणीय होने का मतलब यह है कि उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है बी तो जरूर अस्तित्व में आएगा, क्योंकि जब व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका व्युत्क्रम भी अवश्य में प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अब यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में, चाहे ए बी ले लीजिए चाहे बी ए ले लीजिए, एक ही बात है, अगर हम दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लें तो डिटरमिनेंट क्या ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। आपने अभी देखा पीछे वाले में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट आई हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि सारणिक जो है ए, आव्यूह ए के सारणिक का मान और आव्यूह बी के सारणिक के मान का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अगर दो चीज़ों का गुणनफल 1 है तो अर्थात उनमें से कोई भी शून्य तो होना है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी शून्य हो जाता तो गुणनफल कितना आता, 0 आ जाता। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो जाती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। ठीक है, यहाँ से क्लियर होता है, ध्यान दीजिएगा। और जब भी आपको अभी देखिए डिफिनीशन में बताया गया था कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा,
व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो एक चीज तो सिद्ध हो गया। दूसरी तरीके से सिद्ध करते हैं। अब हम मान कर चलेंगे कि ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, ए व्युत्क्रमणीय है, इस चीज को हम मान कर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ए व्युत्क्रमणीय है तब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो परिभाषा ही बताती है। तो फिर देखिए, अभी आपने ये थ्योरम भी पढ़ी है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग कर दिया। तो यहाँ पर भाग बटे में आ जाएगा, इधर भी बटे में आ जाएगा, इधर तो खैर भाग करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आई बचेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ये ए है, अगर इसको हम बी मान लें तो ए बी बन गया। इसी प्रकार अब यही चीज़ तो बी है, तो बी ए होगा किसके बराबर, आई के बराबर है। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है वो क्या है, ए का इन्वर्स है। जो कि ये तो परिभाषा से आप जानते हैं ना कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होने का मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इससे क्या पता चल जाता है कि ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है और ए इन्वर्स किसके बराबर है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रूफ भी इसका किया जा रहा है, हालांकि प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, तैयार करना है। लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब हम लोग एडजॉइंट ए की हेल्प से किसी भी वर्गाव्यूह का जो व्युत्क्रमणीय हो, उसका जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी व्युत्क्रम फाइंड करेंगे, तो इसी फार्मूले के जरिए प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट फाइंड करने की बात कही जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ सकते हैं आप। टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी। कोफैक्टर का मतलब ये हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि प्रत्येक अवयव के कोफैक्टर से जो प्राप्त मैट्रिक्स है उसी को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। देन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। और परिभाषा में आपको बताया गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा में बताया गया है कि जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिले उसी का आपको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो आइए प्रत्येक अवयव का 3 1 -1 देख सकते हैं यहाँ पर, 3 1 -1 2 -2 0 1 2 -1 सभी का कोफैक्टर निकाला गया। कोफैक्टर निकालने के देखिए यहाँ पर तरीका आपको पीछे बताया जा चुका है। एक बार हम यहाँ पर आपको एक निकाल कर बता देते हैं। जैसे कि इस 3 की बात करें तो 3 क्या है, यहाँ पर स्मॉल a1 1 है, तो अनुलग्नक क्या हुआ 1 और 1। तो 1 और 1 का मतलब क्या हुआ 2, 2 क्या है, सम है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, आपको इसको हटा देना है, यानी जिस रो में हो, जिस कॉलम में, उसको हटा दीजिए। तो क्या बचता है, -2 0 2 -1 -2 0 2 -1। अब ये 2/2 का एक सारणिक है जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि ये नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 आपका देख सकते हैं, इसका जो अगर हम बात करें तो ये A1 2 है, यानी फर्स्ट रो का है और सेकेंड कॉलम का। तो 1 + 2 करेंगे तो कितना आता है, 3। 3 क्या है, 3 आपका विषम। ठीक है, तो 3 विषम होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, माइनस है। ठीक है, और बाकी आप जैसे 1 को हटा दीजिए, इसको हटा देंगे तो 2 0 1 -1 2 0 1 -1 वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर, सभी एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इस तरीके से बना करके अब इन्हीं को देखिए 2 2 6 2 2 6 -1 -2 -5 -1 -2 -5 -2 -2 -2 -8। देखिए, जो अवयव था उसके ही स्थान पर, यानी उसी के स्थान पर उसका कोफैक्टर लिख देना है। जैसे इस 3 के का कोफैक्टर क्या हुआ, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया। इस 1 का कोफैक्टर क्या हुआ, 2 आ गया, तो उसको 2 लिख दिया गया। इस -1 का कोफैक्टर क्या है, इस -1 का कोफैक्टर क्या है,
आप देख सकते कितना है 6, तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पर 6 लिख दिया गया। ठीक है, तो ये एक को फैक्टर मैट्रिक्स मिल गई हमारे ए की। अब जब इसी का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करने में क्या होगा, R1 R2 R3 क्रमशः C1 C2 C3 में चेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर R1 में था 2 2 6, तो 2 2 6, -1 -2 -5, -1 -2 -5, -2 -2 -8, -2 -2 -8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अगर 2/2 का है तो उसका तो और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए इसलिए 3/3 का बताया गया, जो थोड़ा सा समय लेने वाला, हालांकि कठिन तो नहीं कहा जाएगा लेकिन थोड़ा समय जरूर लगता है। आइए देखिए, इसमें एक उदाहरण और बताया जा रहा है। एक आप व्यू दिया गया है, को सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, और a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपने जो पीछे थ्योरम पढ़ी तो वहाँ पर था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, फिर इक्वल था एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। ठीक है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो इसमें से दोनों भी पूछे जा सकते हैं, पूरे की बात कही जा सकती है या किसी एक का भी बात पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को सीधे सीधे इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी इसको हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये भी कहा जाए कि इसको भी दिखाइए, इसको भी दिखाइए और इसको भी दिखाइए। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपके हैं उसमें तीनों चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी देख लेंगे, तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये सत्यापित कर देना है। बाद में फिर इसी की हेल्प से जो अभी आपको फार्मूला बताया गया है ए इनवर्स फाइंड करने का, उससे ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब भी इनवर्स की बात आ जाती है तब हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेना होता है। वैसे भी डिटरमिनेंट तो वैसे भी निकालना पड़ेगा कि इनवर्स की बात ना भी आती, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आता है। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला गया इसका यहाँ पर हम विस्तार नहीं करने वाले हैं, चूँकि आप जानते हैं किसी भी 3/3 की सारणी की डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिलहाल इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1, जो कि 0 तो इक्वल है नहीं, तो एक ऐसा व्यू है व्युत्क्रमणीय व्यू। ठीक, अब प्रत्येक अवयव का अभी जो तरीका बताया गया, प्रत्येक अवयव का इस तरीके से सहखंड निकाल लिया गया, और सहखंड निकालने के पश्चात जो एक आप व्यू बनाया गया उसका डायरेक्ट यहाँ पर देखो लिखा गया है। आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जैसा अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं और करना भी चाहिए था। तो यहाँ पर तो खैर डायरेक्ट लिख दिया गया एडजॉइंट ऑफ ए, सीधे सीधे को फैक्टर मैट्रिक्स बना करके सीधे सीधे उसका परिवर्त आप व्यू ज्ञात करके बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। फिर जो कहा जा रहा है सत्यापित करने के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए मल्टीप्लिकेशन करना भी सबको आता है, इसलिए यहाँ पर उसकी भी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ जाता है, एक आई की इक्वल आ जाता है। हालांकि यहाँ तो आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो यानी 1 का भी मल्टीप्लिकेशन, देखो 1 तो मल्टीप्लिकेशन किया जाए चाहे ना किया जाए तो छुपा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 इंटू जो एक आप व्यू आ गया, मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ठीक है सिद्ध हो जाता है, यानी सत्यापित हो जाता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब जो a इनवर्स की बात की जाए तो a इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ ही चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए है वही सीधे सीधे किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। इस प्रकार से आपको ए इनवर्स निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए की हेल्प से, और एडजॉइंट ये आप थ्योरम भी सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में केवल ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कि आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, ये बीच की प्रक्रिया जो है ये करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक आप व्यू ए है और बी है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये हालांकि थ्योरम है, यहाँ पर केवल सत्यापित करना है, जो कि इस थ्योरम को भी पीछे आपको बताया जा चुका है। इसके लिए हमने देखिए क्या किया, ए बी निकाला पहले, क्योंकि ए बी की बात हो रही तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करना सभी को आता है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी चर्चा करने वाले नहीं हैं।
तो ये आपका ए बी आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का मतलब ऐसे है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की बात यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर -1 5 माइनस का 14, तो देख सकते हैं -1 और -14 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, और 5×5 = 25 आ जाता है, ठीक है। तो 14 माइनस 25 यानी कि -11 आ जाता है। तो -11 आ जाता है, जो कि जीरो तो है नहीं। तो जब जीरो नहीं, कि किसी भी आव्यूह के डिटरमिनेंट की वैल्यू जब जीरो नहीं होती तो वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, अर्थात उसके इन्वर्स का अस्तित्व होता है। तो ए बी का होल इन्वर्स का अस्तित्व है, और इसे निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल लिया जाए। जब इन्वर्स का अस्तित्व है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो अभी जो फार्मूला पीछे इस्तेमाल किया गया है वही फार्मूला है कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर ए बी आ चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी, देखिए यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए बी का वही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो शॉर्टकट में था, हालांकि आपको नहीं करना है। तो ये देखिए -14 और -1 तो ये आपस में चेंज कर दिए गए हैं, और यहाँ 5 और 5 की बात देखें, दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए बी का होल इन्वर्स भी ज्ञात कर लिया गया। अब अलग अलग इन्वर्स भी ज्ञात करना पड़ेगा, चूँकि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करना है। तो आप देखिए पहले आप ए के अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, -11 आ जाती है, जो कि 0 के बराबर तो है नहीं। अगर बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वो भी 1 आ जाती है, जो कि 0 के बराबर नहीं, अर्थात ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों का अस्तित्व है, अर्थात दोनों व्युत्क्रमणीय हैं। अब ए इन्वर्स को निकाल लीजिए इसी फार्मूला के जरिए, जो अभी यहाँ फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से बी इन्वर्स निकाल लीजिए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो सीधे सीधे वही आ जाता है, यानी कि जो अभी यहाँ पर निकालने में आया था, ए बी का होल इन्वर्स आया था, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि ए बी का होल इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। अब यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल दिया गया है, वो इसमें जो आव्यूह दिए गए हैं ए और बी, वो 2/2 के हैं। हो सकता है कि आपके एक्सरसाइज में 3/3 के भी क्वेश्चन हो, या एग्जाम में भी 3/3 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें समय थोड़ा लगता है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया जाने वाला है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ, प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए है, समीकरण बन रहा है। समीकरण क्या है, a² - 4a + i = o। o का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। i का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोटियाँ क्या होगी, जो a की होगी वही i की भी कोटि होगी, वही o की भी कोटि होगी। आगे सब वही डिटेल लिखा हुआ है, और इसी की सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात करना है। अब देखिए इसको पहले आपको सत्यापित करना है, या यूँ कहें बनाना, सिद्ध करना है, ठीक है, प्रदर्शित करना है। तो ए स्क्वायर की जरूरत है, तो भाई ए स्क्वायर पहले निकाल लिया गया, ए इंटू ए। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे करना वो आपको आता है, इसलिए ए स्क्वायर ये आ गया। फिर a² - 4a + i, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से देखे थी, ये 4a, तो यानी ए में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 4 दूनी 8, ठीक है। और प्लस i का मतलब भी आप जानते हैं 1 1 0 0, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह, इनको आपस में जोड़ घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है, एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है 2/2 की। तो उसको हमने यहाँ क्या शो कर दिया, ओ लिख दिया, ठीक है। तो आता है a² - 4a + i = 0 आ गया, ठीक। अब ये तो एक पार्ट तो हल हो गया। अब इसमें से क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो क्या करते हैं उसके लिए, देखिए क्या करना है उसमें, जैसे a² है उसको लिख दीजिए a इंटू ए, बाकी तो -4a, और i को आप उधर भेज दीजिए, तो i को हमने उधर भेज दिया तो -i हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ क्या किया जा रहा है, दोनों ओर ए इन्वर्स से उत्तर गुणन द्वारा, मतलब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ए इन्वर्स से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और उत्तर गुणन कर रहे हैं, यानी पोस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि पूर्व गुणन होता है, उत्तर गुणन होता है, यानी पश्च गुणन भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर गुणन किया जा रहा है, ठीक है। चूंकि आव्यूहों में गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, इसलिए गुणा आप किस तरीके से कर रहे हैं, पूर्व गुणन कर रहे हैं कि उत्तर गुणन कर रहे हैं, यानी प्री प्रोडक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये आपको दर्शाना आवश्यक हो जाता है। और एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, ये हमने देख लिया है, आपको याद भी कर लेनी चाहिए। तो अब देखिए जब इसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाता है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है यहाँ, यानी बाद में लिखा जाएगा। तो ए फिर ए इन्वर्स, 4a फिर ए इन्वर्स, i
माइनस आई था, फिर ए इनवर्स। अब अगर हम यहाँ पर साहचर्य नियम का प्रयोग करें, गुणनफल के साहचर्य नियम का प्रयोग करें, तो उसको चाहे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दिया जाए, ए इंटू ब्रैकेट में ए इंटू ए इनवर्स। फिर अब यहाँ पर देखिए ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाने पर हम ए और बी को क्या कहते हैं? एक दूसरे का इन्वर्स करते हैं, तो उसका विलोम भी सत्य है। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स किस स्थान पर कहा जाएगा? आई, तो यहाँ पर माइनस का 4i, और आई का किसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आई इंटू जो ए इनवर्स था वो सीधे सीधे आपका ए इनवर्स बच गया। अब ए इंटू ए इनवर्स तो आई आ जाता है, यहाँ पर देखिए आई आ जाता है, आई हो गया। अब इसमें थोड़ा पक्षांतर कर देना, देखिए एक ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ए इनवर्स है, ए है और आई है। देखिए ए तो हमको पता ही है, आई भी हमें पता है, क्या पता करना है? ए इनवर्स पता करना, तो बस इसी समीकरण से प्राप्त कर लीजिए। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर करके देख लीजिए, तो 4i माइनस ए आ जाता है। 4i, आई आप जानते हैं ये है, इसमें 4 के गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 4 0 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और माइनस ए आपके सामने ये दिया गया है, घटा दीजिए तो आ जाता है। तो यही क्या है? ए इनवर्स है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ए इनवर्स निकालने की बहुत आसान विधि हो गई, 3/3 में भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान हमें ये देना पड़ता है कि ऐसा जो क्वेश्चन होगा जिसमें ये चीज़ कहा जाएगा प्रूव करने के लिए, और उसमें ये बात अगर वो इनवर्स आपसे ज्ञात कराना चाहते होंगे तो वो ज़रूर ये बात को लिखेंगे इसी की सहायता से करना है। ठीक है, और अगर सामान्य तौर पर केवल ए इनवर्स पूछा जाए तो अभी अभी जो आपको तरीका बताएगा, अर्थात एडजॉइंट ए निकाल करके और फार्मूला के जरिए आप ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ थ्योरम्स बताई जा रही हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए पहली थ्योरम तो पहले ही बताई जा चुकी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। नीचे एन लिखने का मतलब है कि एन कोटि का है। ठीक है, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ एज ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा भी आपको बताया जा चुका है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1। ये बताया जा चुका है, तो यहाँ पर ये नहीं। फिर देखिए ये आपको नहीं बताया जा चुका है अभी तक में, इसको भी आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है, क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 2 इंटू ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 2 इंटू ए हो जाता है। अब यहाँ प्रत्येक स्थान पर देखिए जो भी कहा जा रहा है, ये जैसे यहाँ की बात करें तो ये ए इज n बाई n एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यहाँ भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक, जहाँ के केस में इन्वर्टिबल आवश्यक नहीं है। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी बहुत अच्छा है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है, देखिए ये टी लगा हुआ है, टी पहले होल में लगा हुआ है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ए के एडजॉइंट का, यानी एडजॉइंट ऑफ ए के का परिवर्ताव्य बराबर होगा किसके? एडजॉइंट ऑफ ए डैश, यानी ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए। देखिए यहाँ पर के जो है, स्मॉल के जो दिया गया है वो अचर है, और के डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इक्वल टू स्मॉल के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है, और जो भी थ्योरम्स बताए गए इनको आप अच्छे ढंग से रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, इनका प्रयोग समझिए, उदाहरण के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आएंगी। जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं इनको भी आप
याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उनकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए। ठीक है।